नमस्कार, मैं जयकृति आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता। अपने राज्य में किसान तरबूज, घिया, करेला, खीरा, टमाटर, मिर्च की खेती बड़े क्षेत्रफल पर करते हैं। लेकिन यदि किसान ड्रिप द्वारा सब्जियों की खेती करते हैं तो न केवल खरपतवारों की समस्या से बच सकते हैं बल्कि कम पानी में अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। गांव सुंदरपुरा कोटपुतली के प्रगतिशील किसान सुंदर कसाना भी ड्रिप लगाकर खेती कर रहे हैं और कम पानी में अच्छी आय कमा रहे हैं और आज वे काफी खुश भी दिखाई देते हैं। तो ये किस प्रकार से करते हैं ड्रिप से खेती, आइए जानते हैं इन्हीं से। मैंने 25 बीघा के अंदर तरबूज, खीरा और खरबूजा डाल रखा है, मिर्ची, करेला डाल रखा है। इसके बाद में मैंने इसी के अंदर ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है। ड्रिप इरिगेशन से ही सिंचाई करते हैं। पहले हम परंपरागत खेती करते थे जिसमें सरसों, गेहूं, बाजरा यही होता था। इसके बाद मैंने देखा कि इसको छोड़ के इसमें कोई मुनाफा नहीं था, इस वजह से मैंने ये डेवलप किया है मेरा फार्म। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो अधिक लाभ कमाने के लिए परंपरागत फसलों को छोड़कर नई तकनीकों को अपनाकर कम पानी वाले क्षेत्र में ड्रिप मल्च के माध्यम से कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके अनुभव को। मैंने 17 बीघा में तरबूज लगा रखा है जिसमें सागर किंग, कृष्णा, मैक्स आदि वैरायटी लगा रखी हैं। लगभग 3 बीघा के अंदर मैंने खरबूजा लगा, मुस्कान और कुंदन, रूचा, खीरा लगा रखा है। मैं तो यही कहता हूँ कि ड्रिप इरिगेशन लगा के खेती करें तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा। ये किसान भाई खेत की अच्छी तरह से तैयारी करके खाद उर्वरक डालकर ड्रिप मल्चर लगाकर सब्जियों के बीजों की बुआई या तैयार पौधों की रोपाई करते हैं। पौधे उगने के बाद समय समय पर ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करते हैं और मृदा परीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं जिससे फसल की अच्छी बढ़वार होती है। चूँकि ये किसान भाई मल्च लगाकर खेती करते हैं जिससे खेत में खरपतवारों की समस्या बहुत कम होती है और फसल की बढ़वार अच्छी होती है जिससे पैदावार भी ज्यादा मिलती है। ड्रिप इरिगेशन से मैं इसमें पूरा सिंचाई करता हूँ जिसमें पहले मेरे पास में 2 बोरिंग थी। 2 बोरिंग से मेरे पूरे 25 बीघा में पूर्ति नहीं होती थी। मैंने ड्रिप लगवा के अब 2 दिन के अंदर मैं पूरी खेती कवर कर लेता हूँ। 70% पानी की बचत है मेरे यहाँ पे। मैं तो यही कहता हूँ कि ड्रिप इरिगेशन लगा के खेती करें तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा और इससे फायदा भी होगा, किसान को फायदा होगा, जल स्तर ऊंचा आएगा, वेस्टेज जो पानी जाता है वो बचेगा। अब एक नजर डालते हैं ये किसान भाई अच्छी पैदावार लेने के लिए फसलों का प्रबंध किस तरह से करते हैं और ड्रिप मल्च लगाने में उनको अनुदान कितना मिला और फसलों में इसका उपयोग कैसे करते हैं वह इस प्रकार से है। ये ड्रिप इरिगेशन से इस पे सबसे पहले तो जो 9 बीघा के आसपास मतलब सिंचित तो होनी चाहिए 5 बीघा और उससे नीचे यदि हो तो वो लघु सीमांत किसान आता है उसमें तो 50% इसका अनुदान है, जिसमें मैंने 50% इसका अनुदान मिला है। जो पूरा 6 हेक्टेयर भूमि के अंदर मैंने पूरा कवर कर रखा है ड्रिप इरिगेशन। इसमें फायदा ये है कि अपन जब मेडिसिन कुछ देते हैं जैविक तो यहीं से चला जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी वेस्टेज नहीं जाता, खरपतवार नहीं होती, मतलब जहाँ पानी चाहिए वहीं पे पानी पहुँचता है। हाँ जी, ये अपन ने सीधा बोरिंग से कवर कर रखा है, इसको जोड़ रखा है। यहाँ से सीधा इधर आता है, ये हाइड्रो में आता है। ये एक वाल है जिससे पानी वापस नहीं आता है। इसके बाद में इसमें मिट्टी, बजरी जो कण है जो यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद में सीधा ये फिल्टर है, इसमें पत्थर के कण या ऐसा जो बाहर वेस्टेज कुछ नहीं जाता। इसके बाद में अपन इधर दवाई दे देते हैं जो जैविक को देते हैं, इसको मैंचुरी बोलते हैं इसको। ये इससे ऊपर चढ़ा लेते हैं, ये इसका वाल है, जो इसको अपन वैसे करते हैं तो ये वापस उठा लेता है। इस तरीके से ये ड्रिप सिस्टम काम करता है। आज बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए ये जरूरी है कि बदलते समय की मांग के अनुसार
व्यवसायों को अपनाया जाए, तभी अच्छी आमदनी मिलेगी। अगर रंगीन मछलियों के पालन की बात करें तो ये व्यवसाय अच्छी आय का जरिया बनता जा रहा है। अगर आप भी रंगीन मछलियों का पालन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर इप्सिता विश्वास। सजावटी मछली के प्रजनन एवं पालन हम लोग के देश में अभी बहुत जागरूकता फैला रहा है, क्योंकि एक्वेरियम तो पहले से ही बहुत लोग रखते थे, पर इसका प्रचार और इसकी महत्व अभी धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है। अब एक्वेरियम आपको सजाने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले आपको जानकारी लेना है कि एक्वेरियम कौन से साइज़ प्रकार के होते हैं। एक्वेरियम 3 प्रकार के होते हैं, एक तो मीठा पानी का एक्वेरियम, एक है ब्रैकिश वाटर मतलब मीठा पानी और सामुद्रिक पानी को मिलाकर एक एक्वेरियम बनते हैं, और एक बनता है सामुद्रिक एक्वेरियम। फ्रेश वाटर एक्वेरियम ही ज़्यादातर प्रचलित है। शहरों में एक्वेरियम छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक के होते हैं। बाजार में 15 इंच से 15 फीट तक साइज के एक्वेरियम उपलब्ध हैं। सबसे छोटी साइज का एक्वेरियम 12 गुणा 6 इंच का होता है। इस छोटे आकार के एक्वेरियम में मछलियां ज्यादा बढ़ती नहीं हैं। इतने बड़े आकार के एक्वेरियम में 4 से 5 जोड़ी मछली को रख सकते हैं। इसी तरह क्या करना है, अब आप उसको सजाना पड़ेगा। सजाने के लिए पहले क्या करना है, आपको नीचे एक अच्छे से फिल्टर लगाना पड़ेगा, ग्रामेल फिल्टर उसको बोलते हैं। उसके ऊपर आप हर रंग बिरंगी ग्रेवल पीबल्स होते हैं, जैसे पत्थर, हर कलर की पत्थर होता है, वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेंटीमीटर के अलग अलग साइज़ का होते हैं। ये भी एक फ़िल्टर का काम करता है। तो पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा वाला पीबल्स रखेंगे, उसके ऊपर आप छोटा छोटा पत्थर डाल देंगे, और जितना कलरफुल आप बनाएंगे उतना वो प्राकृतिक के रूप लेगा। साथ ही साथ आप सैंड भी डाल सकते हैं, मतलब बालू डाल सकते हैं उसके ऊपर। एक्वेरियम में पानी हमेशा क्लोरीन रहित, शुद्ध एवं ताज़ा होना चाहिए। पानी भरते समय एंटी क्लोरीन डालना चाहिए, मछलियों के लिए हितकर होता है। बोर पानी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले बोर से पानी एकत्र करके 2 दिन बाहर रखना चाहिए और फिर उसे एक्वेरियम में डालें। पानी में 10 से 20% जितना भी आपका स्पेस है उसे 10 से 20% खाली रखना चाहिए। आप पूरा भी कभी पानी उसमें मत डालिए। अब पानी को आप 4 से 5 दिन बिल्कुल कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि आप वो वाटर को कंडीशन कर रहे हैं, क्योंकि मछली जब आपके पानी में आएगा तो उसको कंडीशन वाटर चाहिए। इसी तरह आप क्या करेंगे, एक फ़िल्टर लेंगे, क्योंकि हमेशा वाटर को प्यूरिफाई करना है, क्योंकि जब आपका मछली रहेगा तो उसका जितना भी एक्सक्रीटा आ रहा है वो उसको साफ़ करना है। पानी को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। तो पानी साफ़ रखने के लिए हम लोग फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब फ़िल्टर मैकेनिकल भी होता है, बायोलॉजिकल भी होता है, तो वो आपको ये करना है कि आप कौन सा फ़िल्टर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। एक्वेरियम के अंदर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उसमें जलीय पौधों को उगाइए, क्योंकि इसकी वजह से उसे एक्वेरियम में प्राकृतिक ऑक्सीजन मिलता है और एक्वेरियम और भी अधिक आकर्षक दिखने लगता है। साथ ही मछली का जीवन समय भी बढ़ जाता है। एक्वेरियम में आहार देने का भी बहुत सारा तरीका है। आहार में हमेशा याद रखना, क्योंकि ये मछली छोटा साइज़ का रहता है, जैसे कि 4 सेंटीमीटर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका साइज़ भी छोटा होना है। तो बाहर ही आप जब भी कहीं जाएंगे, पेट शॉप करके जितना भी एक्वेरियम का दुकान है वहाँ पर आप बोलेंगे कि आप पिलेटेड फीड दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ पिगमेंट रहता है, जैसे ऑप्टिमम करके एक आता है, उसमें से अगर आप लेते हैं उसमें कैरोटीनाइट करके एक पिगमेंट आता है, जिससे कि आपके मछली का जो कलर है वो और भी ज़्यादा निखारे। कभी कभी ये भी देखा गया है कि आप 1 हफ्ता नहीं है घर में, तो उस टाइम में आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आप पूरा संपोषण अगर पोषक देते हैं तो वो धीरे धीरे वो ले लेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको हर रोज़ एक्वेरियम में खाना देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाना देते तो पानी का गुणवत्ता भी खराब हो सकता है। यहाँ इस बात को ध्यान में रखें कि एक्वेरियम के ऊपर सीधी सूर्य की रोशनी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि धूप लगने पर एक्वेरियम में फफूंद जैसा हरा कवक पनपने लगता है, जो मछलियों को नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा एक्वेरियम के पानी का तापमान ज्यादा या कम होने से मछली के ऊपर दबाव पड़ता है और मछलियाँ मरने लगती हैं। एक्वेरियम कहाँ रखना है वो भी बहुत है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्वेरियम बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट के सामने नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो एल्गल का ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाता है। और कभी भी दरवाजे के अगल बगल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मछली को डिस्टर्बेंस हो सकता है। अब एक्वेरियम में रोग भी बहुत, एक्वेरियम के मछली, सजावटी मछली का भी बहुत सारा रोग होता है। तो
पहले आपको रोग पहचानने से पहले आपको उसका सिम्टम पता चलना पड़ेगा कि कैसे आप उसको उपचार करें। तो उपचार करने के लिए कभी भी देखिए कि आप खाना दे रहे हैं पर वो नहीं खा रहा, इसका मतलब है आपका पानी का गुणवत्ता सही नहीं है। गुणवत्ता अगर सही नहीं है तो उसको आप पानी बदलिए 10 से 15 दिन के अंदर। जब भी आपका पानी का रंग हरा या काला हो तो एक ब्लू करके एक ड्रॉप आता है, वो आप 5 बूंद 10-15 दिन के अंतराल में डाल दीजिए। साथ ही साथ जब आप देखेंगे कि पंख उसका सर रहा है, कि पंख उसका गिर रहा है, तो उस टाइम में आप पंख को काट के उसमें आयोडीन का ऑइंटमेंट लगा लीजिए। दवाई जितना भी बैक्टीरियल हो, फंगल हो या पैरासाइटिक हो, उसको पहले आप समझिए, समझने के बाद ही उसका उपचार कीजिए। मटर की फसल में बदलते मौसम के कारण कई हानिकारक रोग लगते हैं और किसानों को मटर का बहुत ही कम उत्पादन मिलता है। तो मटर की फसल में इस समय कौन कौन से रोग लगते हैं और इसकी रोकथाम किस प्रकार से करें, इस बारे में बता रहे हैं पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज वर्णवाल। आज किसान भाई जो भी मटर की खेती कर रहे हैं उनको मैं मटर में खासकर लगने वाले विभूतिया रोग तथा इसकी कैसे आप पहचानेंगे तथा इसके निदान संबंधित आपको मैं बता रहा हूँ। किसान बंधु, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे मटर में विभूतिया रोग खास करके जब ठंड पड़ती है उस समय इस रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा होता है क्या कि जब ठंड ज़्यादा पड़ती है, जब रात का तापमान 10 डिग्री से कम, दिन का तापमान 20 डिग्री से ऊपर होता है, उस समय इस रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, जैसा कि अभी मौसम बदल रहा है और मटर की फसल में छाछा रोग होने की संभावना है, इस रोग में पत्तियों फलियों पर सफेद पाउडर सा छा जाता है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और ऐसी रोगग्रस्त फसल से किसानों को बहुत कम उत्पादन ही मिल पाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। और खास करके ये भी देखा जाता है जब आकाश में बादल छाया रहता है, या कह सकते हैं लंबे समय तक, या शाम का समय हो या रात का समय हो, अगर बादल छाएगा तो उस समय इस रोग का प्रकोप निश्चित रूप से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा होता है। यह रोग एक प्रकार के फफूंद इरेसिपी के नाम, इरेसिपी स्पेसीज या कह सकते हैं इरेसिपी पोलीगोनी, उसके कारण होता है। इसमें देखा जाता है कि जब हवा में नमी हो या कह सकते हैं क्लाउडी वेदर हो और उस समय रात का तापक्रम अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो इस रोग का प्रकोप होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा देखा जाता है। सबसे पहले इस रोग के लक्षण पत्ती में दिखाई पड़ते हैं। इसके लक्षण खास करके पत्ती में सफ़ेद पाउडर के आकार का दिखता है, जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बाद में उसके तना पर, फिर उसके आगे चल करके जो उसे लत्तर निकलती है, जो टेंड्रिल बोलते हैं, टेंड्रिल में भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यही नहीं, जब उसमें दाने बनते हैं, दाने बनने के बाद बनते समय में भी इस रोग के लक्षण आते हैं। सब का सब लक्षण सफ़ेद पाउडर नुमा, जैसे लगता है कि कोई इस तरह से पाउडर छीट दिया हो कि जैसे उसे पाउडर से ढक दिया गया हो। तो पाउडर नुमा जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं, निश्चित रूप से समझिए किसान बंधु कि आपके खेत में विभूतिया रोग का प्रकोप हो गया है, जिसको इंग्लिश में हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू भी बोलते हैं। मटर की फसल में इस रोग के कारण काफी क्षति होती है, तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय पर रोग की पहचान कर नियंत्रण के उपाय अपनाएं। तो किस प्रकार से करें मटर की फसल में इस रोग का नियंत्रण, चलिए ये भी आपको बताते हैं। ये लक्षण, ये बीमारी आने पर किसान बंधु, ये इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है, क्योंकि ये वास्तव में एयरबॉर्न डिजीज है। ये कह सकते हैं हवा से उड़ करके जो रोगग्रस्त पौधे होते हैं उस वहाँ से उड़ करके स्वस्थ पौधे की ओर बढ़ते हैं और उसको जाकर रोगग्रस्त कर देते हैं। तो इस तरह से रोग का वास्तव में विस्तार होते रहता है। तो इस खास करके देखा जाता है अभी जो ठंडा का मौसम है, जैसा आजकल मौसम बना हुआ है, रात में ठंडक ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर का मान 7 डिग्री 8 डिग्री चला गया है, और वही नहीं, दिन का टेम्परेचर भी लगभग 20 के आसपास आ जा रहा है। तो इस समय इस रोग का लक्षण खास करके विशेषकर देखने को मिल रहा है। यही नहीं, इस रोग को रोकने के लिए किसान बंधु सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें रोगरोधी किस्म कुछ आते हैं। यदि रोगरोधी किस्म को लगाते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। ये जैसे इसके लिए बहुत अच्छा है, एक रचना नाम की वैरायटी है जिसमें वास्तव में रोगरोधी क्षमता है। उस वैरायटी को लगाने पर इस बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। दूसरे इस रोग के लक्षण आने पर किसान बंधु केराथिन 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करेंगे, इस रोग को आसानी से रोका जा सकता है। खास करके देखा जाता है कि बहुत सारे जो विभूतिया रोग होते हैं,
जिसे आपको कुकुरबिट्स में ये कह सकते हैं कि जितने भी लत्तरदार सब्जी होती है उसमें भी इस रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उसमें भी हम लोग सलाह देते हैं खासकर किसान बंधु कि वास्तव में केराथिन नामक दवा का ही छिड़काव करना चाहिए। लेकिन मटर में देखा गया खास करके हम लोग सल्फर डस्ट भी सजेस्ट करते हैं। सल्फर का या घोल बना करके या सल्फर का डस्ट बुड़काव करने पर भी आसानी से रोका जा सकता है। सल्फेक्स नामक पाउडर मिलता है मार्केट में, जिसका 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके यदि हम छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विभूतिया रोग को आसानी से रोका जा सकता है। तो इसके लिए एक रामबाण दवा है, सही माने में पूछा जाए तो केराथिन, और दूसरा है इसमें सल्फर डस्ट। ये दोनों में से किसी एक दवा का छिड़काव करेंगे आसानी से इस रोग को रोका जा सकता है। तो मेरी इस बात को यदि ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से किसान बंधु आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिलेगा। क्योंकि देखा जाता है अगर ये रोग आपके खेत में आएगा तो पूरा पौधा हरा भाग जो होता है वो सफ़ेद हो जाता है, परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं ठीक से नहीं हो पाती है, और जिसके फलस्वरूप ये कह सकते हैं उपज में भारी कमी आती है। तो इसीलिए किसान बंधु इस रोग का लक्षण दिखने पर यथाशीघ्र आप खास करके केराथिन या सल्फेक्स पाउडर का घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव धोबलाई जिला जयपुर से रतनलाल जी ने। आप पशुओं में होने वाली जेर न डालने की समस्या के निदान पर जानकारी चाहते हैं तो रतनलाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक भाइयों, आज अपन चर्चा करेंगे जानवर पे जेर डालने पे। जेर डालने का एक निश्चित टाइम होता है और उस टाइम के अंदर यदि मान लो जेर रिमूव नहीं होती है तो इसको अपन आरओपी बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के नाम से इसको जाना जाता है। और जब भी जानवर यदि मान लो पार्चुरेट होता है, ब्याएगा, तो वो कुछ निश्चित समय के बाद में उसकी जेर को डालने का टाइम होता है और वो जेर को डालता है। उसको कई बार इसको मैली भी बोलते हैं। और इसको जब भी अपन जानवर पशु का पार्चुरेशन होता है उसके कुछ समय के बाद में ये अपने हिसाब से अपनी जगह यूट्रस के अंदर से रिमूव होने लगती है, अपने आप से होते ही रिमूव होने लगती है और धीरे धीरे ये बाहर की तरफ आने लगती है। तो कई बार क्या होता है कि जानवर में ये प्लेसेंटा या ये जेर की जो इसको बोलते हैं ये समय रहते बाहर नहीं आती है, तो इसको अपन रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। कि जैसे मान लो इसमें जानवर ने यदि जेर नहीं डाली तो अपने को पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और समय रहते इसको रिमूव करवाना चाहिए। अब इसमें कई बार क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है यदि मान लो जानवर ने रिपेल कर दी है या डाल दी है, वो तो एक अलग कंडीशन होती है। अब अपन ने रिमूव किया है, मैनुअली इसको रिमूव किया है या हाथ से अपन ने किसी जानवर की जेर निकाली है, तो इस कंडीशन के अंदर उसका 100% पोर्शन जो होता है प्लेसेंटा का वो बाहर रिमूव नहीं हो पाता है। तो वो जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लेसेंटा है वो यूट्रस में या बच्चादानी के अंदर इन्फेक्शन सेटअप करता है और वहाँ पे से 2-3 दिन बाद जानवर जो है वहाँ से पस जो एक तरह से निकलती है बाहर वो डालता है, वो बदबूदार पस डालता है। उससे क्या होता है कि जानवर का टेम्परेचर भी राइज हो जाता है, जानवर के अंदर खाने पीने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है, दूध प्रोडक्शन का जो मात्रा है वो भी बिल्कुल कम हो जाती है और जानवर बेचैन और परेशान रहता है। तो ऐसी कंडीशन में जब अपन प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं तो उसमें कुछ अच्छी एंटीबायोटिक और कुछ इक्बोलिक्स भी और कुछ ऐसी चीज़ें जो टैबलेट्स वगैरह जो उसके अंदर रखते हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद भी इसमें इन्फेक्शन सेटअप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अपने को अधिकांश तो ये देखना चाहिए कि भाई उसका थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जैसे भी उसका समय जानवर का जेर डालने का टाइम है तो हर जानवर में जनरली अपन देखते हैं कि भैंस और गाय में जो इसका टाइम है वो है 4 से 6 घंटे के बीच का। 4 से 6 घंटे के बीच भी यदि टाइम है तो अपन उसको अपने हिसाब से भी यदि घंटे 2 घंटे या 2-4 घंटे और वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ये नहीं है कि भाई 4 और 6 घंटे हो गए तो अब अपने को इसको हटाना ही है। आराम से इसको देखें, उसके बाद भी यदि मान लो ये रिपेल नहीं होती है, रिमूव नहीं होती है, तो इसको मैनुअली रिमूव करवानी चाहिए, योग्य चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, जो भी इसका ट्रीटमेंट हो है वो लेना चाहिए। और इसके बाद में यदि मान लो अपन ने प्लेसेंटा हटवा भी ली मैनुअली तो उसके अंदर मेट्राइटिस नाम की एक जो बीमारी है, मेट्राइटिस और एंडोमेट्राइटिस, ये बिल्कुल ये निश्चित मान के अपन चलते हैं कि यदि मान लो जेर को मैनुअली रिमूव किया गया है
तो मेट्राइटिस और एंडोमेट्राइटिस होना स्वाभाविक है और ये कंडीशन उसमें होगी। तो जब भी अपने को ये पता लगे कि अपना जानवर जो है बदबूदार गंदगी पीछे से डाल रहा है या डिस्चार्ज जो डाल रहा है वो मैला है, गंदा है या उसमें बदबू आ रही है, तो अपने को चिकित्सक से संपर्क करके वो जो दूसरी बीमारी थी डेवलप हो गई मैस्टाइटिस या एंडोमेट्राइटिस, उसका भी फिर ट्रीटमेंट अपने को समय रहते लेना चाहिए, जिससे क्या है कि जानवर का प्रोडक्शन टाइम पे आ सके और जिससे आगे आने वाले टाइम पे जानवर दोबारा राइट टाइम पे हीट में आए, कंसेप्शन करे और अपने को बच्चा देने के लिए तैयार हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है प्लेसेंटा से संबंधित रोग, प्लेसेंटा से संबंधित निवारण है। और जब भी जानवर यदि प्लेसेंटा टाइम टू टाइम यदि डालता नहीं है तो अपने को इन सारी कंडीशनों का ही अपने को सामना करना पड़ता है। पशु द्वारा समय पर जेर नहीं गिराने के कारण पशुपालकों को चाहिए कि समय रहते पशु की जेर गिराने के लिए योग्य पशु चिकित्सक से इलाज करवाएं, ताकि पशुपालकों के सामने किसी प्रकार की समस्या न आए और इसे होने वाली हानि से बचा जा सके और पशुओं से अधिक दूध उत्पादन लिया जा सके। तो अपन पहले तो ये देखते हैं कि भाई ये जो प्लेसेंटा है ये उसमें रिपेल हो जाए या अपने आप वो जेर डाल दे, तो इस कंडीशन के लिए अपने को क्या करना चाहिए। तो इसको प्रिकॉशन के मेजर के हिसाब से अपन देखें तो जानवर को समय रहते मिनरल मिक्सर है, डिवॉर्मिंग है, कैल्शियम है, फास्फोरस है और जितने भी उसको टॉनिक टाइप जो अपन ब्लड की कमी पूर्ति करते हैं, ये सब चीज़ें हैं उसकी प्रेगनेंसी टाइम में, उसके गर्भधारण के टाइम में यदि पशु को दिया जाएगा तो ये रिटेंशन और प्लेसेंटा वाली जो समस्या है, जेर नहीं डालने वाली समस्या है, इससे काफ़ी हद तक अपन इसमें निवारण पा सकते हैं। और जो आर्थिक हानि अपने को रिटेंशन और प्लेसेंटा के बाद में या जेर रुकने के बाद होती है उनसे बचा जा सकता है और पशुपालक को अधिक से अधिक इससे लाभ मिल सकता है। तो ये पशुपालक भाइयों के लिए सब ध्यान रखने की बातें हैं और जिससे कि उनको अधिक से अधिक प्रोडक्शन मिल सके। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं की फसल में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्य। अब बिना मिट्टी के भी उगा सकेंगे सब्जियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।